what are the forces that are working inside? So there are two types of forces. One is internal force or endogenetic force. Another one is external force और exogenetic force. तो ये दो फोर्सेस हैं जो कंटिन्यूअसली काम करते हैं, और मैंने बताया था पहले ही कि दैट द टू फोर्सेस हैज देयर डिफरेंट लोकेशंस वेयर दे ऑपरेट. ठीक है, जैसे इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज ऑपरेट इनसाइड. जो इंटरनल फोर्स होंगे वो हमेशा कहाँ ऑपरेट करेंगे? दे विल बी ऑपरेटिंग समवेयर इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर ऑपरेट करेंगे. और जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे आपके, वो हमेशा ऑपरेट करेंगे आउटसाइड. एक्सटर्नल फोर्सेस विल बी ऑपरेटिंग आउटसाइड. तो आप यहां पर देख करके यू कैन इजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि जो इंटरनल फोर्स काम कर रहे हैं वो फोर्सेस अंदर की तरफ से काम करते हैं, इंटरनली वर्क करते हैं, और इंटरनली वर्क करने के बाद वो क्या करते हैं? सरफेस को हमेशा डिफॉर्म करने का काम करते हैं. ठीक है, इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज वर्क टू डिफॉर्म सरफेसेस. वो हमेशा सरफेस को उबड़ खाबड़ करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से काम करते हैं. इन प्लेस ऑफ दैट, जब इनका काम हो जाता है, मतलब इसने सरफेस को डिफॉर्म कर दिया. डिफॉर्म करने का मतलब से अर्थक्वेक आया, किधर कभी ऊंचा हो गया इधर साइड में, कभी किसी साइड में नीचा हो गया. ठीक है, या जैसे यहाँ पर आप देखो वॉल्केनोज आ रहे हैं. ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण से यहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स जब बन जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? एक तरफ ऊंचे हो गए और दूसरी तरफ अपने आप ही नीचा हो गया अल्टीमेटली. हाँ, फिर इसके इरोजन का मतलब इसके डिन्यूडेशन का काम चालू होगा, वेदरिंग और इरोजन का काम चालू होगा, और धीरे धीरे इसी से क्या होगी? सॉइल बनेगी. सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम दिस ओनली. सॉइल बनने के बाद फिर क्या होगा? यही सॉइल बह करके सेडिमेंट के तरीके से इट विल कम एंड डिपोजिटेड समवेयर इनटू द ओशनिक ट्रेंचेस. यही सॉइल डिपॉजिट होगी. ठीक है, अब दिस इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, इंटरनल फोर्सेस को. तो ये इंटरनली काम किया, फिर उसके बाद जैसे ही ये इंटरनली काम इसका हो गया, एक्सटर्नली मटेरियल आया. मटेरियल आने के बाद मटेरियल कहीं ना कहीं रिवर्स के थ्रू ऐसे बह करके जाएगा, एंड इट विल बी डिपोजिटेड समवेयर इनसाइड इनटू ट्रेंचेस. ओशंस जो होंगे भाई, आप देखो ना, ऐसे गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर हैं, कहाँ मटेरियल जा रहा है? सारा का सारा ऑल मटेरियल इज गोइंग इनटू द ओशंस. ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रहा है, तो फाइनली सब कहाँ पर जा करके गिरता है? किसी न किसी ओशन में गिरता है. और फिर उसके बाद ओशन की बेसिस के आसपास क्या होते हैं? ये मटेरियल कंप्रेस होते हैं, और यहीं पर में भी हो सकता है फोल्डेड माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे ही मतलब इंटरनल फोर्स हमेशा जब काम करेंगे वेर एवर दे ऑपरेट, वो सरफेस को डिफॉर्म करने की, हेट्रोजेनिटी लाने की कोशिश करेंगे. और एक्सटर्नल फोर्स क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स उसके बाद तुरंत ही काम करेंगे कि उसको होमोजीनस करने की, बराबर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज फोर्सेस आर द प्रेशर विद इन द अर्थ. ठीक है, अर्थ के अंदर इंटरनली जो होते हैं, इंडोजेनिक भी इनको बोलते हैं, इंडोजेनेटिक भी कह सकते हैं, एंड दीज आर एक्सोजेनेटिक, जो बाहर काम करते हैं. तो यहाँ पर ये आपको एक आउटलाइन मिल रहा है कि हाउ दे आर वर्किंग इंटरनली. जैसे कहीं पर क्या होगा? कहीं पर आपस में जब वो काम करेंगे तो प्लेट्स जो होंगी वो आपस में टकराएंगी. ठीक है, कहीं पर वो काम करेंगे तो प्लेट्स क्या होंगी? दे विल बी डाइवर्जिंग. ठीक है, तो कहीं पर प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस प्लेट्स आर कन्वर्जिंग. यहाँ पर क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस प्लेट्स आर डाइवर्जिंग. मटेरियल बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ निकल करके आ रहा है और डिपोजिट हो रहा है इधर इधर. So because of the deposition of the materials, plate is diverging this side. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई. ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. हाँ, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट इज रिटेन इन हिंदी. ठीक है, आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को अंतर्जात और बाहर की तरफ काम करने वालों को बहिर्जात बल कहा जाता है. वो सब पिछले पहले मैं आपको बता रहा हूँ.
यहाँ पर वही सेम चीज है, इंटरनल फोर्सेस वर्क फॉर हेट्रोजिनिटी, ठीक है, डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं एक सरफेस को। और फिर उसके बाद एनर्जी का सोर्स उनका क्या होता है, देयर सोर्स ऑफ एनर्जी इज एस्थेनोस्फीयर, उनको सारी एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एस्थेनोस्फीयर से। वैसे ही एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा होमोजेनिटी का काम करते हैं, चीजों को मतलब जो सरफेस है, सरफेस को वो बैलेंस करने का, बराबर करने का काम करते हैं, दे ट्राई टू एस्टेब्लिश होमोजेनिटी। तो इस तरीके से वो फ्लैट करने का सरफेस को काम करते हैं, और उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, ठीक है। और ये जो सारा काम किया जाता है, जैसे एक बार डिफॉर्म हो गई, दूसरी बार उसको बराबर करना है, इन सब का जो काम किया जाता है वो काम करा जाता है थ्रू वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन, ठीक है। सो ऑल द वर्क इज डन बाई, मीन्स एक्सटर्नल फोर्सेस का जो काम होता है, ऑल वर्क इज डन बाई मैनी एजेंट्स ऑफ इरोजन, मतलब पूरा डिनोडेशन का प्रोसेस होता है। एंड डिनोडेशन, प्रोसेस ऑफ डिनोडेशन, ठीक है, ये होता है पूरा पूरा, मतलब किसी सरफेस के धीरे धीरे तोड़ करके कहीं से हटा देना, इसके पूरे अपर पार्ट को रिमूव कर देना, ठीक है। दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज नोन एज डिनोडेशन। और ये जो डिनोडेशन होता है इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, आगे भी आपको अभी मैं बताऊंगा। एक्सटर्नल फोर्सेस में एक होता है वेदरिंग, अनदर वन इज इरोजन, ठीक है, दो चीजें होती हैं, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। तो इनके थ्रू मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं वो किसका काम करते हैं, डिनोडेशन का काम करते हैं। और डिनोडेशन जो होता है प्रोसेस, वो दो तरीके से होता है। डिनोडेशन इज परफॉर्म बाय थ्रू मेथड्स, टू मेथड्स। तो टू मेथड्स कौन से हैं, एक है वेदरिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं अपक्षय, ठीक है, अपक्षय। और दूसरा मेथड है इरोजन जिसको बोलते हैं अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन। तो दो तरीके से जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो काम करते हैं, ठीक है, अपक्षय करते हैं और अपर्दन करते हैं, दैट मीन्स दे डू वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। तो पहले हम एक्सटर्नल फोर्सेस को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे काम होता है, और फिर इंटरनल फोर्सेस पे डिटेल में चलेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पर अभी उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंडेटरी है। उनका जो बाकी प्रोसेस कैसे काम करते हैं, जैसे विंड है, हाउ विंड वर्क्स एंड इट फॉर्म्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, हवा कैसे बनाती है, कैसे रिवर हैं बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो इसके साथ बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग फोकस करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस पे, सो यू कैन पुट हेडिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो अब आप समझ गए हो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्सेस काम करते हैं इसका, डिनोडेशन का, ठीक है। डिनोडेशन में दो चीजें इंक्लूड हैं, वन इज वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन, ठीक है। तो वेदरिंग है अपक्षय और दूसरा है इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन एंड हाउ दीज टू आर परफॉर्म्ड ओवर द सरफेस, कैसे होते हैं ये दोनों। तो आप देखो, वेदरिंग जो है, वेदरिंग का मतलब यह है कि चट्टानों का, रॉक्स का जो भी सरफेस पे हैं, इनका कहीं से भी टूट टूट करके धीरे धीरे टूट करके नीचे गिरना, ठीक है, वियर एंड टीयर ऑफ रॉक्स एंड फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उनका चट्टानों का टूटना फूटना और टूट फूट करके नीचे की तरफ गिर जाना, ये क्या है, वेदरिंग, ठीक है। तो वेदरिंग में क्या है, वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ रॉक्स। अब वियरिंग और टीयरिंग कई तरीके से हो सकती है, देयर कैन बी डिफरेंट रीजन्स फॉर वेदरिंग, ठीक है। तो जिन जिन तरीके से होती है उनके उन्हीं तरीकों को मतलब टाइप्स ऑफ वेदरिंग बोला जाता है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, तो उसमें दिया होगा टाइप्स ऑफ वेदरिंग या अपक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो अपक्षय की बात करते हो आप लिख सकते हो कि अपक्षय तीन तरीके से होता है, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वन इज थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग,
फर्स्ट टाइप हो गया फिजिकल वेदरिंग, फर्स्ट टाइप इज फिजिकल वेदरिंग। सेकेंड टाइप जो है वेदरिंग का वो है केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ वेदरिंग। थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। So there are three types of weathering: physical weathering, chemical weathering and biological weathering। ठीक है, वेदरिंग के थ्री टाइप्स हैं। तो अब आप देखो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करते हैं फिजिकल वेदरिंग पे कि ये कैसे होती है। फिजिकल वेदरिंग जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं भौतिक अपक्षय, ठीक है ना, हिंदी इट कैन बी कॉल्ड एज भौतिक अपक्षय। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई रॉक है, अब हीटिंग और कूलिंग की दो साइकिल चलती हैं, एक डायरनल साइकिल चलती है और एक सीजनल साइकिल चलती है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि कोई भी रॉक है एंड इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, दिन के समय क्या कर रही है, ये हीट हो रही है, और रात के समय क्या हो रही है, कूल हो रही है। तो जब हीट हो रही है तो क्या होगा, कोई भी चीज हीट होती है ना, तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन। और जब कूल होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे सिंपल सा आप समझो कि हमारी बॉडी है, जब सर्दी का टाइम रहता है ना, तो सर्दी के टाइम पे एकदम सिकुड़ करके सोते हैं, ऐसे क्या होता है, बॉडी पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और गर्मी के टाइम पे आप देखो पूरा एकदम फैल करके सोते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, आप स्किन को देखो, विंटर के समय दिन पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो स्किन क्या होती है, एक्सपैंड होती है। रात के समय टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती है। कंटिन्यूस मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से स्किन में आप देखो फट जाती है, स्किन क्रैक्स टाइप से डेवलप हो जाते हैं ना। फिर खूब सारे क्रीम लोशन लगाते हैं कि भाई जो स्किन है वो क्या हो जाए, ठीक ठाक रहे। तो अब इनके पास, माउंटेन्स के पास तो क्रीम और लोशन होता नहीं है, ठीक है। तो दिन के समय क्या हुआ, वो हीट हुए, एक्सपैंड हुए, रात के समय कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो ऐसे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो डे नाइट होता है, जिसको बोलते हैं डायरनल, डायरनल हीटिंग एंड कूलिंग, दिन के समय होने वाली हीटिंग और कूलिंग। तो डायरनल हीटिंग कूलिंग के कारण से, प्लस सीजनल हीटिंग कूलिंग भी हो सकती है। भाई गर्मी में बहुत गर्म हो जाती हैं रॉक्स, जब ठंडी आती है तो वही क्या हो जाती हैं, बहुत ठंडी हो जाती हैं। तो इसी हीटिंग और कूलिंग के कारण से क्या होगा, पहले रॉक में क्रैक का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, क्रैक डेवलप होगा। फिर धीरे धीरे ये क्रैक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हवा भी आकर के इसको हिट करेगी। प्लस अगर आप सोचो कि बारिश हो गई माउंटेनियसली इस मतलब रॉक में, तो बारिश होने से कुछ पानी इकट्ठा हो गया। रात को अगर ऐसा हुआ कि टेम्परेचर बहुत कम हो गया, वो फ्रीज हो गई, फिर दिन में मेल्ट होगा, फ्रीज द साइकिल चल सकती है डायरनल वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर के कारण से। तो वो भी क्या करेगी, वो भी इनकी सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, मतलब जो क्रैक होगा दैट वुड exert pressure over the cracks and slowly what will happen, these rock masses would break down। ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूट टूट करके फिर ये क्या करेंगे, ये नीचे की साइड में गिरेंगे, नीचे की सरफेस पे गिरेंगे, करेक्ट। तो जब ये नीचे की सरफेस पे आकर के गिरेंगे तो धीरे धीरे इनका साइज और छोटा होगा, और बाद में यही अल्टीमेटली सॉइल बन जाते हैं। जैसे सॉइल की आप डेफिनेशन पढ़ो तो क्या है, फाइनली डिवाइडेड रॉक मटेरियल्स आर कॉल्ड एज सॉइल। चट्टानों के बहुत बारीक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं को सॉइल बोला जाता है। तो वेदरिंग से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इरोजन से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के निर्माण में। ओके, तो ऐसे ही रॉक्स का जब टेम्परेचर चेंज या प्रेशर चेंज के कारण से, मतलब फिजिकल किसी प्रॉपर्टी के कारण से, इनका धीरे धीरे टूट करके नीचे गिरना और रिजल्टेंटली माउंटेन्स की हाइट का रिड्यूस हो जाना। स्लोली फिर क्या होगा, आज इतने बड़े हैं, आगे 10-20 साल में क्या होंगे, इनकी हाइट लोअर हो जाएगी, कम हाइट के हो जाएंगे,
तो इस चीज को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल वेदरिंग। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के कारण, फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण से रॉक्स का टूट टूट करके नीचे गिरना, दैट इज फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्ष है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये उन रीजन्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है जहां पर दिन और रात के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे डेजर्ट रीजन में बहुत एक्टिव होता है। डेजर्ट में होता है ना, रातें क्या होती हैं, काफी ठंडी हो जाती हैं, और डेजर्ट में दिन के समय बहुत गर्मी रहती है, तो वहां पर बहुत होता है। सो आई थिंक फिजिकल वेदरिंग इज क्लियर। नाउ कमिंग टू केमिकल वेदरिंग, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अपक्षय, राइट। तो केमिकल वेदरिंग जो है, केमिकल वेदरिंग में बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनी केमिकल्स इफ रॉक्स ब्रेक डाउन, दैट इज केमिकल वेदरिंग। तो आप देखो रॉक्स जैसे रहते हैं जहां पर भी केमिकल, जैसे बहुत सारी जगह पर आप देखो, जैसे शेर गुफा में रहता है, ठीक है, शेर भी यूरिनेट करता है, ठीक है, या कहीं पर ऐसा हो जाए तो वो क्या है, जो यूरिनेट कर रहा है दैट इज केमिकल, ठीक है, या कहीं पर क्रूड ऑयल मिल रहा है, ऑयल भी मिल सकता है, तो ऑयल के गिरने से भी रॉक्स की क्या होंगी, प्रॉपर्टी चेंज होंगी, धीरे धीरे वो केमिकली, मतलब जो है वो केमिकल इफेक्ट के कारण से वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो जब रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ एनी केमिकल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो केमिकल वेदरिंग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग है दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। वो थर्ड टाइप ऑफ वेदरिंग इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एंड जैविक अपक्षय। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, बिकॉज ऑफ एनी बायोलॉजिकल बीइंग इफ रॉक्स ब्रेक डाउन, ठीक है, रॉक्स टूटती हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे आप देखो जनरली द माउंटेनियस रीजन्स आर फॉरेस्टेड रीजन्स, या ग्रासलैंड होगा या फॉरेस्ट होगा, ऐसे कुछ होगा। बहुत सारे लोग, जैसे आप देखो ट्रांसह्यूमेंस करते हैं, ट्रांसह्यूमेंस समझते हो, ठीक है, ट्रांसह्यूमेंस, या इसी को सीजनल माइग्रेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो खासकर जम्मू कश्मीर वगैरह में गद्दी, गुज्जर, बकरवाल ऐसी ट्राइब्स हैं जो बेसिकली करते हैं ट्रांसह्यूमंस। तो जब ये गर्मियां होती हैं ना, तो यहाँ पर बहुत घासें वगैरह के मैदान जो होते हैं पहाड़ों के ऊपर खाली हो जाते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह जो रीजन्स हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं माउंटेन्स पे, वहाँ की आइस मेल्ट हो जाती है और पूरा खाली हो जाते हैं। ठीक है, तो नीचे से खूब सारी भेड़ें लेकर के जाते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हो, खूब सारी भेड़ें वगैरह लेकर के जाते हैं और उनको बढ़िया खिला पिला करके मोटा ताज़ा करते हैं पूरे गर्मी के सीजन में। और जैसे ही एज द समर्स एंड द कंप्लीट रीजन स्टार्ट्स टू फ्रीज, ठीक है ना, ठंडी शुरू होगी, टेम्परेचर चला जाएगा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, वैली क्लोज हो जाएगी पूरी की पूरी, और उसके बाद क्या होगा, वो लोग भी ठंडी में तो रह नहीं सकते हैं, देन दे स्टार्ट्स मूविंग डाउन टुवर्ड्स द लोअर वैलीज, फिर अब नीचे घाटियों की तरफ आना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ना कि सीजनली समर में ऊपर जाना और उसके बाद विंटर होने के साथ ही नीचे आ जाना, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन और ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, इसको ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। तो ऐसे यहां पर होता है, भीड़े गई, मैं इसको बता क्यों रहा हूं, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है ट्रांसह्यूमेंस है क्या, होता कहाँ पर है, मतलब इंडिया में जैसे जम्मू कश्मीर बहुत फेमस है, और भी जगहों पर होते हैं जहाँ ट्राइबल ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ पर ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ये हार्डिंग वगैरह जो है वो नोमैडिक हार्डर्स ज़्यादा हैं, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले और भेड़ें पालने वाले लोग जो है वो ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये नॉर्मली होता है। तो ये भेड़ें वगैरह जैसे माउंटेन्स पे गई, ठीक है, माउंटेन्स पे गई, कुछ नहीं तो कोई रॉक है, उसको भेड़ें आपस में लड़ ली और पता चला उन्होंने किसी रॉक्स को तोड़ दिया। भेड़ों के तोड़ने से हालांकि उतना नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे मान लो भैंस कुछ लोग लेकर के गए, ठीक है, और बफलो वहां पर गई और क्या हुआ, उसने सींग मार दिया किसी पेड़ पे, पेड़ की जड़ें रॉक्स को पकड़ी रहती हैं, पेड़ टूट गया, पेड़ के साथ रॉक्स टूट गई और पूरी रॉक्स क्या हुआ, नीचे आ गई, लैंडस्लाइड हो गया। ऐसे हो सकता है। तो ऐसे जब किसी बायोलॉजिकल बीइंग के कारण से वेदरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। या चूहे वगैरह रहते हैं, आप देखो चूहे क्या करते हैं, रॉक्स को काट करके उसमें अपना वो रास्ता बना लेते हैं, होल बना लेते हैं। तो वहां क्या होता है कि रॉक्स धीरे धीरे कमजोर होती हैं, वेदरिंग इजी हो जाता है। तो जब किसी ऐसे बायोलॉजिकल बीइंग के इम्पैक्ट के कारण से होता है तो इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। सो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग।
ठीक है, तो ये नॉर्मली होता ही है जहां रॉक्स वाले रीजन हैं। ऐसे एक टर्म आप सुनोगे, अनियन वेदरिंग। ये भी एक तरीके की फिजिकल वेदरिंग ही है, अनियन वेदरिंग एक तरीके की ये फिजिकल वेदरिंग है। इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर जो होता है वेदरिंग होती है रॉक्स की। जैसे कई जगह पर रॉक्स होती है ना, जो अलग अलग टाइम में अलग अलग लेयर्स बनी होती हैं, जिसमें जैसे ऊपर वाली रॉक हमेशा ज़्यादा गर्म रहेगी, मतलब हॉट, ज़्यादा एक्सपोज टू हीट रहेगी, और नीचे वाली थोड़ा ठंडी रहेगी। तो कई बार क्या होता है, जो लेयर गर्म होती है ना, एक पपड़ी जैसे बन करके वो निकलने लगती है। तो ऐसे जब वेदरिंग होती है ना, कि लेयर बाय लेयर वेदरिंग होती है, तो उसको बोला जाता है अनियन वेदरिंग। दिस इज टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग, लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाता है, जिसको परतदार जो है अपक्षय बोला जाता है। सो आई थिंक वेदरिंग इज क्लियर। नाउ कमिंग टू इरोजन, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस दे डू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग एंड दे परफॉर्म इरोजन। तो इरोजन का मतलब क्या है, व्हाट इज इरोजन? इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, अपर लेयर, ठीक है। सो इरोजन इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, टॉप मोस्ट लेयर बाई वेरियस एजेंट्स, ठीक है। तो टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसका रिमूव करना, उसका हटना बहुत सारे एजेंट्स के द्वारा, इस प्रोसेस को कहते हैं इरोजन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन। एजेंट्स ऑफ इरोजन होते कौन कौन से हैं? जैसे आप यहां देख सकते हो, एक्सोजेनिक फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली डिवीजन ऑफ फोर्सेस, विल डू दिस इन डिटेल। पहले एक्सोजेनिक को कर लेते हैं क्योंकि ये छोटे हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अभी जितना समझना जरूरी है उतना पहले समझा जाए। तो यहां पर मैंने आपको वेदरिंग बता दिया क्या है, चट्टानों का, रॉक्स का टूट टूट करके गिरना। गिरने के कई कारण हो सकते हैं, फिजिकल रीजन, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। केमिकल रीजन, केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल रीजन, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब इरोजन होता है, ठीक है। सो इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन, मैंने बताया इरोजन का मतलब टॉप मोस्ट रियल लेयर का रिमूव होना। अब इरोजन जो हो सकता है ना, वो बहुत एजेंट्स के थ्रू होता है। सो एक्चुअली दीज आर वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करेंट्स एंड विंड्स, ठीक है। पानी, ठीक है, नीचे वाला पानी ग्राउंड वाटर, जिसमें कार्स्ट प्रोसेसेस काम करते हैं। देन ग्लेशियर्स, हिमानिया। फिर वेव्स एंड करेंट्स, बहुत सारी ओशनिक वेव्स हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ ओशनिक वेव्स एंड करेंट्स। मींस बेसिकली ओशंस जब चलते हैं तो आप देखो ओशनिक वेव्स जनरेट होते हैं, और वही वेव की जब वेलोसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा एरिया में चलने लगते हैं, तो करेंट्स हो जाते हैं। तो ऐसे आप देखोगे ना, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, और इनके थ्रू अपर लेयर का रिमूवल होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे मैं बोलूं रनिंग वाटर, या इसी को आप ऐसे कह सकते हो रिवर, ठीक है। रिवर्स आर रनिंग वाटर्स। तो आप देखो जैसे कोई माउंटेन है, माउंटेन्स आर बेसिकली ग्लेशिएटेड रीजन्स, ठीक है। माउंटेन के जो टॉप होंगे वो क्या होंगे, ग्लेशिएटेड रीजन्स होंगे, बहुत ज्यादा बर्फ जमी होगी। अब यहां से क्या होगा, यहां से बर्फ मेल्ट होगी नीचे की तरफ, मतलब ये बर्फ जब खिसकेगी तो इसी को बोला जाता है ग्लेशियर। मूविंग आइस मासेस आर ग्लेशियर्स, ठीक है। तो आइस जो होगी यहाँ की, वो धीरे धीरे आप देखोगे नीचे की तरफ ऐसे खिसकेगी। अब जब ये नीचे की तरफ खिसकेगी ना, तो ये क्या करेगी, जिस सरफेस से गुजर रही है यहाँ, इस पे एक फ्रिक्शन जनरेट करेगी, है कि नहीं। ऐसे आप सिंपल सा सोचो कि ये छत है, छत के ऊपर बर्फ के बहुत बड़े बड़े जो है वो टुकड़े ला करके रख दो, और ऐसा करो कि उनको एक तरफ से धक्का दे दो। यहाँ तो नेचुरली ग्रेविटी के कारण से नीचे आते हैं, तो आप देखो कि वो जहां जहां से जाएंगे ना, अगर सामने कोई छोटा पेड़ है उसको भी तोड़ देंगे, ईंट रखी हुई है उसको भी क्या करेंगे, घिस देंगे। ऐसे ही जब ये ग्लेशियल मासेस चलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, नीचे की सरफेस को इरोड बाई फ्रिक्शन, ठीक है ना, इरोजन बाई फ्रिक्शन, ये घिसते हैं और इरोड कर देते हैं टू दिस लोअर सरफेसेस, और फिर इसके बाद यही मेल्ट हो जाएगा। अब यहां पर ये मेल्ट हो गया और यहां से यही बन गई रिवर्स, ऐसे ही होता है।
है ना। जैसे बहुत सारे, जैसे गंगा का आप ओरिजिन देखो तो वो सतोपंथ और ग्लेशियर से निकल रही, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, और सब बाद में आकर के ग्लेशियल ही मेल्ट होते हैं और वही वाटर बनते हैं। तो अब आप यहां से देखो, जब रिवर चलेगी तो रिवर हमेशा ऐसे चलती हैं, रिवर्स ऑलवेज फॉलो ए मियांडरिंग पाथ, ठीक है, या सर्पिलाकार रास्ता नदियां अपनाती हैं। सो द मियांडरिंग पाथ दैट इज फॉलोड बाय रिवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन, ठीक है। पानी चलेगा, अगर आप देखो ये रास्ता हो गया, अब रास्ते में जब ये नदी चलेगी तो आप देखो सिंपल सा ऐसा है कि जैसे ये कोई वैली है, वैली में रिवर आ रही है तो ऐसे पानी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो रिवर क्या करेगा, साइड साइड में कटिंग करेगा, ऐसे होगा ना भाई। जैसे आप मान लो ये कमरा ही है, इधर से भी पानी बह रहा है और इधर से भी पानी बह रहा है, तो दोनों साइड से पानी चलेगा तो साइड में इरोजन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इरोजन। साइड बाय साइड इरोजन इज हॉरिजॉन्टल इरोजन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इरोजन होगा। प्लस नीचे भी इरोड करेगा भाई, ग्राउंड सरफेस को भी तो इरोड करेगा पानी, तो ये जो होता है, जो नीचे सरफेस पे इरोजन होता है, दैट इज वर्टिकल इरोजन। अब ये ऐसे इरोड करते हुए एक चलेंगे, एक हॉरिजॉन्टली इरोड करेंगी एज वेल एज वर्टिकली इरोड करेंगी, ठीक है। तो मतलब जब ये रिवर मियांडरिंग करती हुई चलेंगे ना, सो दे विल इरोड द सर्फेसेस वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। टॉप लेयर को सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, ऐसे एक लेयर रिमूव हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर इज इरोडेड, देन सेकेंड लेयर पे काम करेंगे, देन थर्ड लेयर इरोजन, एंड आफ्टर दैट क्या होगी, वैली धीरे 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 वाइड वैली टाइप से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। बट इट इज नॉट स्लो प्रोसेस, इट टेक्स 1000 और मोर देन 1000 ईयर्स टू चेंज शेप ऑफ एंटायर वैली, ठीक है। तो ऐसे रिवर करते चलेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे रिवर चलेंगे और ये अलग अलग जगह पर इरोड करते चलते हैं। ऐसे बोला जाता है ना, नदी अपना रास्ता बदल लेती है। मैं बोलूँ कि नदी रास्ता बदल, ऐसे थोड़ी ना बदल लेती है, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली डूइंग इरोजन, ठीक है। इरोजन क्या करती है, जैसे ऐसे चल रही है तो आप सोचो कि पानी अगर ऐसे बह करके आ रहा है, तो जब वाटर इधर आ रहा है, सो वाटर दैट इज कमिंग टू दिस साइड, ये क्या करेगा, इधर ऐसे कट ज्यादा काटेगी नदी, इधर ज्यादा काटेगी, ठीक है, और यहाँ का कटा हुआ मटेरियल यहाँ कहीं डिपॉजिट कर देगी। मटेरियल इरोजन के बाद डिपोजिशन भी तो होगा, तो यहाँ से मटेरियल इरोड होगा, इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, मतलब इसका एरिया बढ़ता जाएगा, और मटेरियल इधर डिपोजिशन होगा तो पता चलेगा जो नदी पहले यहाँ से बह रही थी वो धीरे धीरे यहाँ से बहना शुरू कर देगी। ऐसे करते करते मे भी हो सकता है ऐसा कि रिवर का पाथ, जो एक्चुअल पाथ है, वो कुछ साल के बाद ऐसे हो जाए, ठीक है। सो रिवर चेंजेस देयर पाथ। तो ऐसे ही क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे रिवर, मैंने एक एग्जांपल दिया रनिंग वाटर, दिस डू इरोजन लाइक दिस। इसको अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी पढ़ने हैं, साइकिल ऑफ इरोजन भी पढ़नी है, ठीक है। ऐसे ही ग्राउंड वाटर भी क्या होता है, उसमें भी इरोजन होता है। ग्लेशियर्स का मैंने आपको बता दिया, ग्लेशियर्स भी क्या करते हैं, सरफेस को इरोड करते हैं। लाइकवाइज ओशनिक करेंट्स, कोस्टल रीजन में अगर कभी गए होगे, ठीक है, देखा है कोस्टल, हैव यू बीन देयर, ठीक है, नहीं, तो आप देखो कोस्टल वेव्स बहुत तेजी से ऐसे चल करके आते हैं और फिर क्या करते हैं, कोस्टल रीजन को बहुत तेजी से हिट करते हैं। तो हिट करने के बाद क्या करते हैं कि जो भी किनारे रॉक्स होती हैं, ठीक है ना, उनको धीरे 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 वो अपर लेयर उनकी रिमूव करते जाते हैं टाइम के साथ, और फिर रिट्रीट होता है। हिट करने के बाद देन देयर इज रिट्रीट ऑफ वाटर, तो पानी वापस लौट जाएगा, उन सारे सेडिमेंट्स को लेकर के कहाँ जाएगा, कहीं पर ओशन के अंदर डिपॉजिट कर देगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन गोज हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलता रहता है। कहीं से इरोजन होगा और कहीं से क्या होगा, कहीं पर उसका डिपोजिशन होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ग्लेशियर्स ओशनिक करेंट्स करते हैं और विंड्स भी करते हैं, ठीक है। हवा आएगी, आप ऐसे सिंपल सा सोचो, इतना जैसे ये घर है, कितना भी अच्छा बना हुआ है, वेल डेकोरेटेड है, लेकिन अगर ये एक्सपोज टू वेदर है, हवा आकर के, बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं, आप देखो कुछ टाइम के बाद वहां पर कोरोजन का प्रोसेस होने लगता है, वॉल्स की सीमेंट अपने आप गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां केमिकल रिएक्शन भी चलते हैं और उसके साथ साथ विंड भी हिट करती है कंटिन्यूअसली, वो भी उनको क्या करती है, लूज करती है,
ठीक है, पार्टिकल्स को। तो ऐसे ही पॉइंट ये है कि ये सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं एंड दीज आर कंटिन्यूअसली इरोडिंग द सरफेसेस एंड देयर टेंडेंसी इज टू मेक सरफेसेस फ्लैट। उनकी जो टेंडेंसी होगी दैट विल बी टू ब्रिंग होमोजेनिटी ओवर द सरफेस, सरफेस को हमेशा फ्लैट करने की कोशिश करेंगी। तो बात समझ में आ गई। तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, दीज आर द फोर्सेस दैट आर ऑलवेज मींस देयर टेंडेंसी इज टू मेक द सरफेसेस फ्लैट, ठीक है। और इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? सन होगा, ठीक है। हवा भी चलेगी तो किसके कारण से? सन के कारण से। भाई एक जगह टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक जगह कम होगा, ठीक है। प्रेशर का डिफरेंस आएगा, विंड चलेगी। ग्लेशियर्स कहां बनेंगे? इन द कोल्ड रीजन्स। सो हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल? सन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो इसी सब कारण से जो है वो ये इनको एनर्जी सन के द्वारा मिलती है और सारा प्रोसेस चलता है। सो आई थिंक इट इज क्लियर। अब मेन आते हैं जो अभी हमें करना है, इसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस को बाद में करेंगे जब हमको लैंडफॉर्म्स वगैरह पढ़ना होगा, तो फिर इनको अब डिटेल में करते चलेंगे। अभी मेन जो हमारा फोकस है वो है इंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस आर फोर्सेस दैट ऑपरेट इनसाइड। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ये हमेशा क्या करता है? सरफेस को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, ट्राइज टू create heterogeneity over the surfaces. So after their work is done, then work of these external forces starts. अब ये जो heterogeneity create करता है ना, वो कैसे करता है? कुछ movements के थ्रू करता है। जो भी ये सरफेस को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, उबड़ खाबड़ करने की कोशिश करता है, वो करता है कुछ मूवमेंट्स के थ्रू। तो दो तरीके के मूवमेंट यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली। वन इज स्लो मूवमेंट, अनदर इज सडन मूवमेंट, ठीक है। स्लो मूवमेंट को ही डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं। स्लो मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायस्ट्रॉफिज्म। सो इट इन वन वे इट इज डायस्ट्रॉफिक फोर्स। ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है क्या? डायस्ट्रॉफिक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डायस्ट्रॉफिज्म, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, द फोर्सेस दैट आर देयर इम्पैक्ट दैट आर नॉट विजिबल एंड देयर इम्पैक्ट इज नॉट विजिबल, ठीक है। दे टेक 1000 और मोर देन 1000 ईयर्स, बहुत लंबा टाइम लेते हैं टू ऑपरेट। तो ऐसे फोर्सेस जो बहुत ही दैट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू ऑपरेट, और उनका इफेक्ट जो होता है ना, वो दिखता है बहुत ही लंबे समय के बाद, ठीक है। जैसे अभी आप देखो हिमालय, और ये खासियत इनकी और है कि ये कैसे होते हैं? दीज आर इम्परसेप्टिबल फोर्सेस। इम्परसेप्टिबल मतलब इनको देख पाना, समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है थोड़ा सा। जैसे आप देखो, हम बोलते हैं ना कि हाइट ऑफ हिमालय इज इंक्रीजिंग। पहले 8, अभी माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848, ठीक ना, 8,848 मीटर। बट इट इज सेड दैट नाउ इट हैज इंक्रीज 2 सेंटीमीटर, बट इज इट विजिबल टू अस? नो, ठीक है। वो हो रहा है लेकिन हमें विजिबल नहीं है। जब ऐसा हो जाएगा, 10-20 मीटर बढ़ जाएगा, तब हमको समझ में आ जाएगा, मॉनिटरिंग होगी, उसका रिकॉर्ड लिया जाएगा कि दैट हाइट ऑफ हिमालय हैज इंक्रीज्ड। तो ऐसे आप देखोगे ना, तो ये जो फोर्सेस होते हैं ना, बहुत स्लोली काम करते हैं, स्लो प्रोसेसेस होते हैं, और इनका इफेक्ट जो होता है दैट इज विजिबल आफ्टर 1000 और मोर देन 1000 ईयर्स, बहुत लंबे टाइम के बाद विजिबल होता है। बल्कि जो सडन मूवमेंट्स होते हैं ना, इनके साथ ऐसा नहीं होता है, इनका इफेक्ट जो होगा तुरंत हो जाएगा, ठीक है। टिट फॉर टैट ये करते हैं, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है ना, 10 मिनट के अंदर इरप्शन हुआ, सारा मटेरियल जितना भी है लगभग बाहर आया, बाहर आने के बाद डिपॉजिट हुआ, जो भी था डिस्ट्रक्ट करके मामला शांत, ठीक है। 10 मिनट्स में सब हो गया। अर्थक्वेक आया, अभी आया था, ठीक है ना, दिल्ली में भी आया ही था, है ना, 2 मिनट में आया, मामला सेट किया, अपने घर लौट गया, ठीक है। तो मतलब यही है पॉइंट कि इनके साथ ना ये ज्यादा कहानी नहीं बनाते हैं, इनको जो करना होता है वो उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल, मतलब इनकी एग्जाम्पल आप देखो, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, इनके टाइप्स हैं सडन मूवमेंट्स के। ये
जल्दी से ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट्स क्विकली, एंड देयर रिजल्ट इज विजिबल विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन 1 और 2 डेज। 1-2 दिन में सारा का सारा उनका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो दिख जाएगा। तो ऐसे फोर्सेस जो होते हैं ये सडन फोर्सेस या सडन मूवमेंट्स होते हैं, जिनमें वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक वेव्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि कौन कौन सी होती हैं। अर्थक्वेक एज ए चैप्टर भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, वॉल्केनो भी एज ए चैप्टर हमको पढ़ना ही है, ठीक है। पहले इनकी बात कर लेते हैं, स्लो फोर्सेस की। तो स्लो फोर्सेस जो होते हैं इसको डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी बोलते हैं। ये दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ये काम करते हैं वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और एक ये काम करते हैं हॉरिजॉन्टली। दे वर्क हॉरिजॉन्टली एज वेल। हॉरिजॉन्टली मीन्स इस डायरेक्शन में काम करते हैं। क्लियर? सो दीज आर वर्टिकल फोर्सेस एंड देयर इज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब आप देखो, जैसे इनमें 3 चीजें लिखी हुई हैं, वर्टिकल, इपिरोजेनेटिक एंड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। These are vertical, these are epirogenetic and these are continental building forces। मतलब ये फोर्स वर्टिकल ऊपर नीचे काम करेंगे। इपिरोजेनेटिक का मतलब यह है कि these are the forces that are responsible for the formation of continents and part thereof, मतलब ये ऐसे फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्टिनेंट्स या उसके किसी पार्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। दीज आर द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड एनी पार्ट ऑफ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। किसी कॉन्टिनेंट की किसी पार्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहां पर वही सेम चीज लिखी हुई है कि दीज आर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस। तो आपसे कोई पूछे भाई व्हाट आर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस, तो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग का मतलब इपिरोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है। वैसे ही जो ये फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल, दे आर कॉल्ड एज ओरोजेनेटिक फोर्सेस। दे आर आल्सो कॉल्ड एज ओरोजेनेटिक फोर्सेस या ओरोजेनिक फोर्सेस। दीज आर द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। दीज आर द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स। जैसे हिमालय को बोलते हैं ना फोल्डेड माउंटेन्स, तो अभी हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे आप समझो कि ओरोजेनी का मतलब ही है कि ओरोजेनी मीन्स जो माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ओरोजेनी। ओरोजेनी ही है प्रोसेस ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन। पर्वतों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ओरोजेनी बोलते हैं। जैसे हिमालय को लिखा जाता है ना, हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया को हिमालयन ओरोजेनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पर्वत निर्माण की अवस्था है, ये पर्वत निर्माण के लिए जिम्मेदार फोर्सेस हैं। अब इसमें आप देखोगे कि जैसे ओरोजेनिक हैं, इन्हीं के थ्रू मतलब माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। हिमालयाज आर माउंटेन्स, लाइकवाइज देयर आर माउंटेन्स एटलस अफ्रीका में है, ठीक है। एल्प्स यूरोप, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, मतलब वो साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में है। ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स फॉर्म्ड इन द वर्ल्ड आर फोल्डेड काइंड ऑफ माउंटेन स्ट्रक्चर्स, वलित पर्वत टाइप के हैं। और वलित पर्वतों का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है, वलन के प्रोसेस के थ्रू हुआ है। उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल में करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग में यही है कि अगर जैसे आप देखो जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, ओशंस, और ओशंस में से क्या हो जाए, कोई एक पार्ट ऐसे निकल करके बाहर आ जाए जमीन के अंदर, अंदर रहे पहले और निकल करके क्या हो जाए, बाहर आ जाए ओशंस से। तो वो क्या हुआ कि किसी कॉन्टिनेंट का एक पार्ट निकल करके अंदर से बाहर आ गया। जैसे आप देखोगे गुजरात में कच्छ के कुछ रीजन है वो पहले ओशन के अंदर थे, ठीक है, वो निकल करके क्या हो गए, बाहर आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ पार्ट, जैसे यहाँ पर जब मूवमेंट होता है, जैसे 2 तरीके से है। एक है अपलिफ्टमेंट, मतलब नॉर्मल लैंड है, कुछ ऐसा हो जाए कि नीचे से फोर्स लगे वर्टिकल, और लैंड के ऊपर भी कोई लैंड और ऊंचा उठ जाए,
है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा, अपलिफ्टमेंट। जब लैंड के पास से ही कोई जमीन है, ऐसे नॉर्मल इधर का एक पार्ट ऐसे ऊपर उठ जाए, अचानक माउंटेन ना भी बने, डोम टाइप का बन जाए, तो ऐसे उठ के आ जाए, तो इसको क्या बोल देंगे, अपलिफ्टमेंट। लेकिन अगर वही क्या हो जाए, पानी के अंदर से निकल आए जमीन, सो दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंस। तो दो तरीके से अपवार्ड मूवमेंट हो सकता है वर्टिकल, एक हो सकता है अपलिफ्टमेंट, मतलब नॉर्मल लैंड के ऊपर ही कोई लैंड उठ जाए एक साइड में। इमरजेंस का मतलब जो ये मैंने बताया, ओशन है और ओशन के अंदर से कोई जमीन का टुकड़ा बाहर निकल आए ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज इमरजेंस। ठीक है। वैसे ही डाउनवर्ड में सब्सिडेंस होगा। सब्सिडेंस का मतलब ये नॉर्मल जमीन है, इसके ऐसे कुछ फोर्स लगे और ये धंस जाए, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडेंस। सबमर्जेंस का मतलब है ये पानी के अंदर धंस जाए। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, मुंबई है, यहां पर मुंबई आप देखो ना, मुंबई एक आइलैंड पर है जिसका नाम है सालसेट आइलैंड। प्रीवियस नेम जो इसका था सालसेट आइलैंड, मुंबई वहां पर है। तो यहीं पर एक डॉकयार्ड था, एक पोर्ट था, ऐसे आप समझो, जिसको बोलते थे प्रिंस डॉकयार्ड। प्रिंस डॉकयार्ड, ये प्रिंस डॉकयार्ड क्या हुआ, ये धंस गया अंदर। ठीक है। तो प्रिंस डॉकयार्ड जो ऊपर से अंदर की तरफ सिंक हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, सबमर्जेंस का। ठीक है। ऐसे ही अगर आप यूरोप में देखो, तो यूरोप में नॉर्थ सी है, आप देखो यूरोप, यहां पर ये है ना वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ सी। ठीक है। मैपिंग भी पार्ट है ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट, तो इन सबको याद रखना भी, मैं जो कराता चलूंगा अभी आपको बताता चल रहा हूं, क्योंकि ऐसे साथ में करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। सो दिस इज नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी हो गया। और यहीं पर इसके नीचे ये वाला जो रीजन है ना, इसी को बोला जाता है इंग्लिश चैनल। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंग्लिश चैनल। ठीक है। तो यहां नॉर्थ सी में आप सोचो कोल के डिपॉजिट्स पाए गए हैं, कोल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ सी रीजन। तो अगर यहां पर कोयले के डिपॉजिट्स मिले हैं, तो कोयला कैसे बनता है, जब कभी भी पेड़ वगैरह जो होते हैं वो जमीन के अंदर दब जाएं, ठीक है, और जमीन के अंदर काफी लंबे टाइम के लिए दबे रहें, सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द रॉक्स और द सरफेस और द सॉइल, ठीक है ना, जहां पे वो अंदर डिपॉजिटेड हैं, उसके कारण से धीरे 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 वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोल यहाँ पे मिल रहा है, दैट मीन्स पहले कुछ ऐसा रहा होगा कि यहाँ लैंड रहा होगा, वेजिटेशन रही होगी, लैंड जमीन के अंदर धंस गया, वेजिटेशन भी धंस गई, उसके ऊपर सेडिमेंटेशन हो गया और वो बाद में कोल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। सो प्रिंस डॉकयार्ड इन मुंबई एंड दिस नॉर्थ सी कोल डिपोजिट, दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ सबमर्जेंस ऑफ लैंड बिलो वाटर। ठीक है। तो ऐसे ये सारे ऐसे फोर्सेस काम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इनका अपना काम चलता रहता है। अब जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये फोर्सेस इंपॉर्टेंट हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें दो काम, जैसे मैंने बताया पहले ही आपको कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दे ऑपरेट हॉरिजॉन्टली, ऐसे काम करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब ऐसे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईदर दे विल वर्क टुवर्ड्स ईच अदर, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईच अदर, और दे विल वर्क अपोजिट टू ईच अदर, ऐसे काम करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर और अपोजिट टू ईच अदर। तो जब ये टुवर्ड्स ईच अदर करेंगे, दे आर कॉल्ड एज फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, they are called as forces of compression, and when they work opposite to each other, they are called as forces of tension। ठीक है। फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन एंड फोर्सेस ऑफ टेंशन, या कंप्रेशनल फोर्स या टेंशनल फोर्स। ठीक है। तो कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, दबावकारी बल,
टेंशन का मतलब तनावकारी बल, है ना। तो टेंशन और कंप्रेशन ये दो तरीके से काम करते हैं। अब हम लोग पहले फोर्स ऑफ कंप्रेशन को देखेंगे। इसी के थ्रू किसका फॉर्मेशन हुआ है, फोल्डेड माउंटेन्स का। ठीक है, कंप्रेशन के थ्रू फॉर्मेशन हुआ है फोल्डेड माउंटेन का, और इसके कारण से फॉल्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज फोल्डिंग एंड व्हाट इज फॉल्टिंग।